नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने बूढ़े माँ बाप का सब कुछ हड़प कर उन पर अत्याचार करने वाले भाई भाभी को विदेश लौटे बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो चीज चाहे खा लिया। गिनती से बनती है रोटियां। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी। और क्या। रिया गुस्से से उठी और 2 रोटियां मोहन जी की प्लेट में पटक दी और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। मोहन जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम सन्न रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपनों में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, रिया का ऐसा व्यवहार देखकर चौंक तो राधा जी भी गई, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और बोल पड़ी, बहू, तुमने अपनी हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम रोटी मुझसे ले लो। रिया बोली, रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां आपने? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाओ और मुझे भी चैन से खाने दो। राधा जी को भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मोहित थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे मोहित की तरफ देखा कि वह शायद अपनी पत्नी का बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर सकती हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रहा है, तब वे समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। मोहन जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता, खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान की चोट और बेटे की चुप्पी से राधा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज किए बिना किसी तरह थाली का खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी। पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मोहित और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू सास से उलझने को कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। नोनू और सोनू पहले ही खाना खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में मोहन जी चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, इसलिए बहू से रोटी मांग बैठी तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रूप, वो आंखें, तैर कर हाथ नाचना, सब याद करके मोहन जी और राधा जी ठगासा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहुत थक गई होगी,
फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब राधा जी बिहा कर आई तब मोहन जी का बड़ा ही संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और एक बड़ सास। राधा जी घर में सबकी लाडली बहू थी। घर के सभी बड़े सदस्य उन्हें दुल्हन कहकर बुलाते, तो जाने कब सबकी सुना सुनी मोहन जी भी अपनी पत्नी राधा को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। और आज जबकि खुद राधा जी की 2 बहुओं की सास थी, फिर भी मोहन जी अभी भी उन्हें दुल्हन कहकर ही बुलाते थे। पति के मुंह से सहानुभूति के शब्द सुनने थे कि राधा जी के अब तक बड़े जतन से रुके हुए आंसू निकल पड़ी। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा लिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। मोहन जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब राधा जी शांत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वही रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर मोहन जी बोले, ये सोचकर खा लेता हूँ कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। यह कहकर मोहन जी आंखें छलक आईं, जैसे राधा जी ने आगे बढ़कर अपनी आंचल से पोंछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति छिन जाती है तो अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। आज राधा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी, कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। और अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल मोहन जी और राधा जी के 2 बेटे थे, बड़ा मोहित और छोटा सुमित। मोहित हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मन्नतों के बाद जन्मे पहली संतान को प्यार करते हुए राधा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए मोहित का स्वार्थी स्वभाव और खुद गर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। सुमित मोहित के मुकाबले पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, मोहित और उदंग होता गया और सुमित अपने लक्ष्य को समाप्त होने लगा। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा, जिसका मालिक विदेश में रहता था, और सुमित इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया, तो फिर वहीं की लड़की के साथ शादी कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की मोना से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उसके माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें सुमित से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीदें अपने बड़े बेटे मोहित से लगा रखी थी। मोहन जी ने अपने सर्विस कॉल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। मोहन जी 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और दोनों पति पत्नी अपने घर आराम कर रहे थे। मोहित एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों सोनू और मोनू के साथ रह रहा था। अब उसे वहां अपना फ्लैट लेना था, जिसके लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे सुमित ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे। मोहित ने इसी बात का फायदा उठाया। मोहित के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। जब मोहन जी
और राधा जी के आ जाने से उन्हें मोहित ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसलिए भी रिया को सास ससुर इतना ज्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिगड़ा भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए सुमित की हिस्सेदारी घर पर खत्म करनी जरूरी थी। मोहित और रिया ने यह कहकर कि सुमित ने तो मोना से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा मोना को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ में चला जाएगा। फिर अपनी मां की भावनाओं को उकसाते हुए मोहित बोला, सोचो मां, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वह विदेशी मांस खाकर इसे अपवित्र कर देगी। राधा जी यह सुनकर तिलमिला गई और किसी तरह मोहन जी को जोर दिलाकर घर मोहित के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सम्मान और आदर करते हैं कि राधा जी और मोहन जी एकदम गद्र हो गई। और अब जब मोहन जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो अलग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर मोहन जी का राधा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो उनके पास नहीं थी। घर तो मोहित अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन की अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाती थी। बहू तो ढीठ थी कि मोहित के ऑफिस जाते ही घर के बड़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक मोहन जी को बाजार से सामान लाने भेज देती, उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और मोहन जी को पेंशन तो मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो मोहन जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतनी गनीमत थी कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज मोहन जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मोहित की बात मानकर अपना मकान क्यों उनके नाम कर दिया। इन दिनों मोहन जी अक्सर सोचा करती हैं कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वे कभी भी किसी और के घर नहीं रह सकते। अब जो व्यवहार मोहित और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो कहा नहीं जा सकता था। कितना सुंदर हवादार घर था, वह बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते थे और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर मोहन जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मोहित अपने नाम कराकर जल्दी से किसी और आदमी को बेच दिया था। मोहित के मन में ये बात आई होगी कि घर अगर किसी को बेचा नहीं तो कल वो सुमित उस पर अपना हक जमा सकता है। तभी तो मोहित और बहू इतना प्यार दिखा रहे थे कि मोहन जी को लगे वह कितने किस्मत वाले हैं कि उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। सच कहते हैं लोग
कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने शून्य मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे सुमित का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मोहित ने खुद कहा था कि अम्मा, बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहा करो, कभी कभी बाहर पार्क में घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा रिया को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होती थी तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नजर रहती थी कि किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर में किसी का फोन आता तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आज संजोग अच्छा था तो सुमित का फोन आया और मोहन जी ने सामान्य बातचीत के बाद फोन राधा जी को पकड़ा दिया था। राधा जी ने रोते बिलखते हुए मोहित की सारी कारस्तानी सुमित को बता दी। सुमित सारी बातें सुनकर सन्न रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि मोना माँ बनने वाली है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद सुमित विदेश से अपने माँ पिताजी से मिलने और अपने बड़े भाई से हिसाब पूरा करने भारत आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी स्थिति समझने में देर नहीं लगी। सुमित जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और सुमित का हक मानने के लिए किया है। क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा, वो होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर बहू हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि ये कहीं सुमित माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा सुमित ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ बाप को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति की भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब उनकी उम्र हो गई है, बाजार का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि सुमित और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि बात में कोई दम नहीं है। बस मोहित और रिया चाहते थे कि सुमित माँ और पिताजी से किसी भी प्रकार से बात ना करे। अब सुमित बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलता हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वे घर खरीद कर दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से सुमित यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार मोहित पर ही लुटाते आए हैं। माँ तो मोहित भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार सुमित के साथ पक्षपात पूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। मोहित से दबकर ही सुमित बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पोत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही बचपन में भी कई बार मोहित का स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिससे राधा जी की ममता ढक देती थी। सुमित इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था।
वहीं इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब मोहित की असलियत पता चली, तब उन्होंने सुमित पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर सुमित को अपनी माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब मोहित भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर सुमित और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, यह सब बातें सुमित अब समझने लगा था। इसलिए मोहन जी और राधा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। सुमित दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो मोना और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल ही ठहरा। सबसे पहले उसने भैया और भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगी तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतनी चालाक और कमज़ोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाए। सुमित चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा दिया। जब राधा जी और मोहन जी घर से बाहर निकल रहे थे, रिया बहुत खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह बूढ़े माँ पिता से छुट्टी तो मिली। ऊपर से रिया बोली, ले जाओ इन दोनों को सुमित भैया, कुछ दिन उन्हें ले जाओ, कुछ दिन अपने साथ रखेंगे, तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना आसान भी नहीं, और यहाँ तो दो दो है और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर सुमित का तो खून खौल गया। उसका तो मन किया कि वही भाभी को खरी खोटी सुना दे, पर मोहित ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यह बंगले झांक रहा था। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसलिए सोनू मोनू घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चों की बातों से एक पल को तो राधा जी और मोहन जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। सुमित कुछ नहीं कह रहा था, पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब मोहन जी से नहीं रहा गया, बेटा तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सुमित ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम अपने घर जा रहे हैं। और मोहन जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का चित्तरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी हो, मोहन जी और राधा जी को तो इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि सुमित उन्हें वह मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद सुमित उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल चित्तरंजन पहुंचकर सुमित ने सीधे
अमलादाही के लिए जब टैक्सी किया तब मोहन जी ने पूछा, संजीव, अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहे हो? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर मां। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब सुमित ने दोनों को सहारा देकर उतारा और मोहन जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी, लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट, और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने ये घर खरीद लिया है। ये कहते हुए सुमित माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब सुमित और मोहन जी ने राधा जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मामूलिक दृश्य दिखाई दिया। राधा जी घर के हर कोने को, हर दरवाजे, खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है। और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे सुमित, तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है। वह क्या बात है? मोहन जी चाय की शौकीन थे, सो बोल पड़ी। कुछ देर बाद सुमित मोना और बच्चों को भी ले आया। मोना अपनी मामी के घर ठहरी थी, जो इंडिया में ही रहते थे। चितरंजन के समीप आसनसोल में मोना की मामा का घर है। आज सब इकट्ठे हुए थे और मोहन जी, राधा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो उठे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था। उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज राधा जी और मोहन जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ मोहित जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वही सुमित जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। एक दिन राधा जी अपने पुराने दिनों को याद करके आंसू बहा रही थी कि किस तरह मेरे बड़े बेटे बहू ने हम दोनों का अपमान किया, जिनको हमने पाल पोसा और इस लायक बना दिया कि अब वो इतने बड़े हो गए कि अपने ही माता पिता का अपमान करने लगे। तभी सुमित राधा जी के पास आया और बोला, माँ, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? राधा जी ने कहा, बेटा, मैं अपने बड़े बेटे द्वारा किए गए अपमान को भूल नहीं पा रही हूँ। सुमित बोला, माँ, छोड़ो उन बीती बातों को, अब उन्हें याद करके क्यों आंसू बहाना। राधा जी ने कहा, बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपना और तेरे पिता का अपमान नहीं भूल पा रही। सुमित ने कहा, माँ बताओ, मैं फिर ऐसा क्या करूं जिससे आपका मन शांत हो जाए। राधा जी ने कहा, बेटा, एक बार मोहित को सबक जरूर सिखाना है कि अपनों से ऐसा बर्ताव करने का क्या होता है। सुमित ने कहा, माँ, मैं देखता हूँ कि कैसे भाई को सबक सिखाया जाए। सुमित अपने में बैठा सोच ही रहा था कि कैसे अपने भाई को सबक सिखाया जाए कि माँ को चैन मिले। तभी मोना सुमित के पास आई और बोली, सुमित, क्या सोच रहे हो? सुमित ने सारी घटना मोना को बताई। मोना बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोहित जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी तो हमारे पापा की है, तो हम उसको कंपनी की जॉब से निकलवा देते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे उनकी अकल ठिकाने आती है। मोना ने अपने पिता से कहकर मोहित को जॉब से निकलवा दिया। अब मोहित और रिया सड़क पर आ गए। अब उन्हें वो दिन याद आने लगे जब पिताजी की पेंशन से घर का सारा सामान रिया मंगवाया करती थी।
मोहित ने कई कंपनियों ने जॉब के लिए प्रयास किया, पर कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई। एक दिन थक हार कर उसने अपने छोटे भाई सुमित को फोन किया और सारी कहानी बताई। सुमित ने कहा, माता पिता की बद्दुआओं में बहुत असर होता है भाई। तुमने कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया। आज तुम उसी की सजा भुगत रहे। अब मोहित को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और अपनी पत्नी रिया और बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर पहुंच गया और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राधा जी ने दोनों को माफ नहीं किया, पर सभी के कहने पर उनको मोहित को माफ करना ही पड़ा। अब मोहित की अकल ठिकाने आ चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।